नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो संसद का बजट सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह है राहुल गांधी की एक जिद। और राहुल गांधी की जिद में कांग्रेस के सांसद भी उनका साथ दे रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी संसद के अंदर नियमों के खिलाफ जाकर एक ऐसी किताब को पढ़ना चाहते हैं जो अभी तक प्रकाशित भी नहीं हुई है। लेकिन इस अप्रकाशित पुस्तक के जरिए राहुल गांधी यह साबित करना चाहते हैं कि चीन की सेना टैंकों के साथ भारत की सीमा में दाखिल हुई थी। राहुल गांधी इसके पहले भी ये बोल चुके हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ऐसे में राहुल गांधी को यह बताना जरूरी हो जाता है कि चीन ने भारत की जो हजारों हजार वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प रखी है, उसके लिए असली जिम्मेदार कौन है। और राहुल गांधी को यह समझाने के लिए मैं अपने साथ आज स्टूडियो में कुछ किताबें लेकर आया हूं, जो न केवल प्रकाशित हुई हैं, बल्कि इनकी लाखों, जी हां लाखों प्रतियां भारत और विदेशों में बिकी हैं। और ये सारी किताबें बड़े ही महत्वपूर्ण लोगों ने लिखी हैं। पहली किताब है ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी द्वारा लिखी गई मशहूर पुस्तक हिमालयन ब्लंडर, जिसका हिंदी अनुवाद इस वक्त मेरे हाथ में है। ब्रिगेडियर डाल्वी ने 1962 का युद्ध लड़ा था। इसके अलावा अगली किताब है जवाहरलाल नेहरू के भतीजे और 1962 में अमेरिका में भारत के राजदूत रहे बीके नेहरू की, जिसका नाम है नाइस गाइज फिनिश सेकंड। बीके नेहरू रिश्ते में खुद राहुल गांधी के चचेरे दादा होते हैं। वहीं तीसरी किताब है कांग्रेस के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की वन लाइफ इज नॉट इनफ, जिसका हिंदी अनुवाद इस वक्त मेरे हाथ में है। नटवर सिंह गांधी परिवार के बेहद खासम खास थे। और इसके अलावा मेरे हाथ में स्वयं जवाहरलाल नेहरू का लिखा वो पत्र है, वो लेटर है, जो उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को चीन युद्ध के समय भेजा था। इस लेटर को, इस पत्र को हमने राहुल गांधी जी के लिए सीधे अमेरिकी सरकार के आर्काइव से निकाला है। तो आइए बिना देर किए इन किताबों और नेहरू के इस पत्र के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस को चीन का पूरा सच बताते हैं, वो भी पूरे विस्तार के साथ। तो विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 3 बार के स्थगन के बाद शाम 5 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की अप्रकाशित संस्मरण से जुड़े मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं मिलने को लेकर सदन में गतिरोध बना हुआ है। विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम 5 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लेकिन शाम 5 बजे भी सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा और आखिरकार सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस लगातार एक अप्रकाशित किताब पर 3 दिनों से संसद को बंधक बनाकर रखे हुए है। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस उन किताबों और तथ्यों की बात कर रही है जो कभी प्रकाशित ही नहीं हुए। फिर निशिकांत दुबे ने कई किताबों का हवाला दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने द हार्ट ऑफ इंडिया, नेपाल कैप्टिव कश्मीर, हिमालयन ब्लंडर जैसी किताबों का जिक्र किया। साथ ही रेड साड़ी, दरबार, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और नयनतारा सहगल की द इंदिरा गांधी और इंडियाज फर्स्ट डिक्टेटरशिप का भी उल्लेख किया। निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया कि जब इन किताबों और तथ्यों पर कांग्रेस ने कभी संसद में चर्चा नहीं कराई, तो आज एक अप्रकाशित किताब के मुद्दे पर संसद को 3 दिनों से ठप क्यों रखा गया। तो पहले आप सुनिए कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा। मेरा आप सभी पत्रकारों से आग्रह है आज आप लोगों को संबोधित करने के पीछे कि एक किताब की बात जिसके कारण 3 दिन तक पार्लियामेंट बंधक है, जो कहीं छपी ही नहीं। 1954 के आर्मी रूल के तहत कोई यदि किताब छापना चाहेगा, यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे आर्टिकल 19 के तहत,
यदि कोई पद पर बैठा हुआ आदमी आर्मी एक्ट के तहत किताब छापना चाहेगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री का परमिशन होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री का परमिशन नहीं मिला। नरवाने खुद कह रहे हैं कि कोई नुकसान कभी नहीं हुआ, लेकिन ये जो संसद को उन्होंने बंधक बना लिया। मेरा स्पीकर साहब से आग्रह है, और यही मैंने आज पार्लियामेंट में कहा है, कि आप जो छपी हुई किताब है और जो सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में 2014 के पहले की जो कहानी है, जिससे कि देश का बहुत बड़ा वर्ग अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में आप चर्चा करा लीजिए। पार्लियामेंट में चर्चा हो जाएगी तो गांधी नेहरू परिवार का जो मक्कारी का, भ्रष्टाचार का, जो अनैतिक संबंधों का जो जखीरा है, जिसके कारण भारत आज भुगत रहा है। हम तो नियम कानून प्रक्रिया से चलने वाले आदमी हैं, और हम कांग्रेस से, खासकर राहुल गांधी जी से यही आग्रह करेंगे कि आप नियम प्रक्रिया में चलिए, जिसके ऊपर की दे दिया स्पीकर ने, अपनी रूलिंग दे दी, जो रूल बुक है 389 के तहत, कि अब इसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती, तो उनको चर्चा नहीं करनी चाहिए, और वो किताब कहीं छपे ही नहीं। तो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि बाजार में ऐसी कई किताबें हैं जो चीन युद्ध पर तत्कालीन पीएम नेहरू की पोल खोलती हैं। ये वो किताबें हैं जो ये बताती हैं कि 1949 से लेकर 1962 तक चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन पर कैसे कब्जा कर लिया। लेकिन इन सभी किताबों में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है हिमालयन ब्लंडर, जिसका हिंदी अनुवाद शर्मनाक हिमालयन भूल इस वक्त मेरे हाथों में है। यह पुस्तक ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने लिखी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने खुद 1962 के युद्ध में हिस्सा लिया था, और इसी युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर उन्हें चीन ने गिरफ्तार कर लिया था। ब्रिगेडियर डाल्वी पूरे 7 महीने तक चीन की कैद में रहे। उनकी लिखी यह किताब चीन युद्ध पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ किताब मानी जाती है। पिछले 56 सालों में इस किताब की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने शायद यह किताब नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ी होती तो आज इस तरह के बयान नहीं दे रहे होते। ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने अपनी किताब हिमालयन ब्लंडर के पेज नंबर 50 पर लिखा है कि सार्थक बहसों के बिना आज्ञाकारी संसद के साथ और भक्त जनता के चलते नेहरू सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा करते थे। वो भारत चीन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी प्रिय कोरी कल्पनाओं में विचरण करते रहे। डाल्वी आगे लिखते हैं कि नेहरू अपने विरोधियों का मुंह तो बंद कर सकते थे, लेकिन अपनी कमजोर सैनिक चौकियों पर चीन को काबिज होने से नहीं रोक पाए। 1959 में खेंजेमाने और लोंगजू से मिले गंभीर सबक के बाद भी हमारी राजनीतिक और सैन्य सोच निष्क्रियता और आलस से ग्रस्त रही। हमने कुछ भी नहीं सीखा। तो ये लिखा है ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने द हिमालयन ब्लंडर नाम की मशहूर पुस्तक में, जिन्होंने खुद चीन के युद्ध में हिस्सा लिया था। तो दरअसल आज कांग्रेस भले ही मोदी सरकार की चीन नीति पर हमले करती है, लेकिन कोई सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकती कि चीन समस्या की असली जड़ पंडित जवाहरलाल नेहरू की चाइना पॉलिसी रही है। अगर नेहरू की चीन नीति पर हम चर्चा करने बैठ जाएं दोस्तों, तो अगले 30 दिन तक रोज हम पूरा सच में आधे घंटे का एक शो बना सकते हैं। इसलिए अगर संक्षेप में मुझे नेहरू की चाइना पॉलिसी को बताना हो, तो इसके लिए मैं पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की इस पुस्तक वन लाइफ इज नॉट इनफ का हवाला देना चाहूंगा, जिसका हिंदी अनुवाद एक ही जिंदगी काफी नहीं इस वक्त मेरे हाथ में। नटवर सिंह नेहरू परिवार के बहुत खासम खास थे, और जब वो भारतीय विदेश सेवा के अफसर थे तब उन्होंने स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया था। उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ भी काम किया है। जाहिर है उनकी समझ पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। और नटवर सिंह अपनी इस पुस्तक के पेज नंबर 99 पर नेहरू की चाइना पॉलिसी के बारे में लिखते हैं कि आदर्शवादी पंडित नेहरू माओ त्से तुंग और चाइन लाई की बातों को समझ नहीं पाए, और यह भी नहीं समझ सके कि जब चीनी सेना ने 1951 में तिब्बत पर कब्जा किया तो इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। पंडित नेहरू बार बार भारत और चीन की प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों की दुहाई देते रहे। उन्होंने तिब्बत में तेजी से तैयार हो रहे चीन के बुनियादी ढांचे की उपेक्षा की। नटवर सिंह आगे लिखते हैं कि चीन लगातार नक्शे प्रकाशित कर रहा था,
जिसमें भारत के विशाल भूभाग को वो अपने देश के हिस्से के रूप में दिखा रहा था। लेकिन पंडित नेहरू ने जोर दिया कि देश का ध्यान आंतरिक शांति बनाए रखने पर होना चाहिए। नटवर सिंह आगे लिखते हैं कि चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने यह भरोसा दिया कि सीमा विवाद को आसानी से बातचीत से सुलझाया जा सकता है। वो आगे लिखते हैं नटवर सिंह कि यहां पंडित नेहरू ने चीनी प्रधानमंत्री की बातों में आकर अपने अविवेक, जी हां, अपने अविवेक का परिचय दिया। तो सोचिए, इतनी बड़ी बात नटवर सिंह, पूर्व विदेश मंत्री और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी रहे कभी किसी जमाने में, और जिन्होंने नेहरू के साथ भी काम किया था, उन्होंने इतनी बड़ी बात पंडित नेहरू की चाइना पॉलिसी के लिए कही है। तो नटवर सिंह अपने इस किताब में यह भी लिखते हैं कि चीन से युद्ध के दौरान एक भी गुटनिरपेक्ष देश ने, जिसका निर्माण जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेहरू जनक माने जाते हैं, एक भी गुटनिरपेक्ष देश ने भारत का साथ नहीं दिया था। पंडित नेहरू ने जो अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी को, जो समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जॉन एफ कैनेडी को जो पत्र लिखे थे, वो वास्तव में दयनीय थे। और अमेरिका में भारत के राजदूत बी के नेहरू ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि जब वो कैनेडी को पंडित नेहरू के पत्र सौंप रहे थे तो उन्हें शर्म महसूस हो रही थी। दरअसल नटवर सिंह जिस बी के नेहरू का जिक्र कर रहे हैं, वो जवाहरलाल नेहरू के सगे, जी हां, सगे भतीजे थे और चीन युद्ध के समय अमेरिका में भारत के राजदूत थे। तो नटवर सिंह के इस दावे की पड़ताल करने के लिए अब मैं सहारा लेना चाहूंगा खुद बी के नेहरू की लिखी प्रसिद्ध पुस्तक नाइस गाइस फिनिश सेकंड का, जो इस वक्त मेरे हाथ में। इस पुस्तक में बी के नेहरू ने अपने चाचा और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की चीन नीति की आलोचना की है। जाहिर है राहुल गांधी अपने चचेरे दादा बी के नेहरू की बातों से जरूर सहमत होंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि बी के नेहरू ने इस किताब में क्या लिखा है। वो लिखते हैं कि 1962 के युद्ध के दौरान पीएम नेहरू द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी से जो मदद की गुहार लगाते हुए मुझे कई टेलीग्राम मिले, इनमें लिखी भाषा वैसी नहीं थी जैसे बचपन से मैंने जवाहरलाल नेहरू के मुंह से सुनी थी। नेहरू ऐसी मानसिक अवस्था में थे जहां उन्हें ठीक से पता भी नहीं था कि वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। बी के नेहरू आगे लिखते हैं कि 22 नवंबर 1962 को मिला अंतिम टेलीग्राफ इतना दयनीय था कि उसे पढ़ते समय में अपनी पीड़ा और लज्जा को मुश्किल से रोक सका। जब मैंने इसे पूरा पढ़ा तो वह इतना अपमानजनक था कि मैं अपने आप को रोने से रोक नहीं पाया। बी के नेहरू आगे लिखते हैं कि इस टेलीग्राम में अमेरिका से हथियार मांगे गए थे। जब मैंने ये टेलीग्राम अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार कार्ल कीसेन को सौंपा तो मुझे और भी अपमान, इंसल्ट झेलना पड़ी। उन्होंने इसे पढ़ने के बाद कहा, तो तुम्हारी आत्मिक शक्ति 2 सप्ताह तक एक मामूली हमले को भी नहीं झेल सकी। चर्चिल ने पूरे 2 वर्षों तक बिना किसी की मदद के अकेले लड़ाई जारी रखी और तुम 15 दिनों में ढह गए। बी के नेहरू आगे लिखते हैं कि कार्ल कीसेन सही कह रहे थे। जवाहरलाल नेहरू की आत्मिक शक्ति पूरी तरह टूट चुकी थी और वो वास्तव में कभी उभर नहीं पाए। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर नेहरू ने जो कैनेडी को पत्र लिखे थे उसमें ऐसा क्या था कि उनके भतीजे और अमेरिका में भारत के राजदूत बी के नेहरू उनको पढ़कर शर्म से, अपमान से, लज्जा से फूट फूट कर रोने लग गए थे। इसलिए हम नेहरू का यह पत्र सीधे अमेरिकी सरकार की आर्काइव से निकाल कर लाए। तो नेहरू ने 19 नवंबर 1962 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी को जो गोपनीय पत्र लिखा था वो इस वक्त मेरे हाथ में है। ये पत्र कभी सामने नहीं आते अगर 2010 में इन्हें जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी एंड म्यूजियम ने सार्वजनिक नहीं किया होता। इस सनसनीखेज पत्र में नेहरू ने कैनेडी को जो लिखा है उसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इस पत्र में नेहरू लिखते हैं कि चीनियों ने एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और वो कश्मीर में लद्दाख के चुशाल पर भी कब्जा करने वाला है। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो पूरा असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड चीन के हाथ में चला जाएगा। नेहरू आगे कैनेडी को लिखते हैं कि भारत को चीन के हमले से निपटने के लिए अमेरिका से फाइटर प्लेन और मालवाहक जहाजों की जरूरत है। हमें कम से कम फाइटर प्लेन के 12 स्क्वाड्रन चाहिए। जब तक हमारे पायलट इन्हें चलाने की ट्रेनिंग नहीं ले लेते तब तक अमेरिकी पायलटों को इन्हें चलाना होगा। अमेरिकी पायलटों का इस्तेमाल भारतीय शहरों और ठिकानों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा।
नेहरू आगे लिखते हैं, लेकिन तिब्बत के अंदर हवाई हमले भारतीय वायुसेना अकेले करेगी। इसके लिए हमें B-47 बम वर्षक विमानों की 2 स्क्वाड्रन की भी जरूरत होगी। इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ चीन के खिलाफ होगा। नेहरू बता रहे हैं, कैनेडी को भरोसा दे रहे हैं कि इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ चीन के खिलाफ होगा और इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेहरू आगे लिखते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि आपका महान देश अमेरिका भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया की आजादी की रक्षा करेगा। तो देखिए कैसे गुहार लगा रहे थे और इस लेटर के नीचे लिखते हैं, पूरे आदर के साथ आपका जवाहरलाल नेहरू। सोचिए, यह स्थिति थी भारत की। इस तरह से दयनीय भीख की तरह अमेरिका से बमवर्षक विमान मांगे जा रहे थे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और यह खबर भी राहुल गांधी से जुड़े एक और विवाद की है। दरअसल आज संसद परिसर में उस वक्त सियासी तापमान अचानक बढ़ गया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने सामने आ गए। संसद परिसर में यह पूरा घटनाक्रम कैमरों में कैद हो गया, जिसने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। आज सुबह कांग्रेस के सांसदों के विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी शामिल हुए थे और इसी दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजर रहे थे। तभी दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और बताया जा रहा है कि जैसे ही बिट्टू वहां से गुजरे, राहुल गांधी ने उनकी ओर इशारा करते हुए टिप्पणी कर दी। राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार कह दिया और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करते हुए कहा कि हेलो भाई, मेरा गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस कांग्रेस में आओगे। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद बिट्टू ने राहुल गांधी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। आप भी देखिए नोकझोंक, हम आपको दिखाएंगे और उस पर बाद में बताएंगे कि बीजेपी और रवनीत सिंह बिट्टू की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। Greater walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. My greater friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. देश के दुश्मन। तो राहुल गांधी के साथ हुई इस तकरार पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार हमेशा से ही सिखों को निशाना बनाते रहे। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। बात आप छोड़िए, आप क्या हैं? आप सबसे बड़े देश के गद्दार हैं और सिखों के कातिल हैं और हजारों सिखों को आपने इस देश में, आपके गुंडों ने जैसे आप बिहेव कर रहे हैं, हर जगह उनको टायर डाल डाल के मारा है। और सबसे पवित्र हमारे गुरुद्वारे, उनको तोड़ा है। दरबार साहब जहां पे गुरु ग्रंथ साहब जी खुद विराजमान, उनके इनकी अंगों में उन्होंने गोली मार। तो वही दूसरी चीज इनसे बर्दाश्त कभी होती नहीं। पर्सनली मेरे यही पार्टी के अंदर भी रहता था, जब लोग वर्कर नारा लगाते थे, जहां वो राजीव गांधी जी का शहीद का नारा लगाते थे, वो सरदार बेअंत सिंह जी को शहीद आजम का नारा लगाते थे। वो पंजाब में जो गड़बड़, जो टेररिज्म था, जो पंजाब में आग लगी सिखों के, गुस्सा आया भी केंद्र सरकार दुश्मन है, उस टाइम यही सत्ता में थे, तो उसका ही गुस्सा था पंजाबियों को, सिखों को भी। हमारे गुरुद्वारे भी ढह ढेरी कर दिया और हमारा कत्ल भी कर दिया सबका, और किसी को सजा भी नहीं। तो वो सरदार बेअंत सिंह जी ने आके शांत किया, पंजाब को दोबारा खुशहाल किया। ये तो चाहते थे उसी तरीके से सिख मरते रहें, लड़ते रहें, उन्होंने शांत किया, क्योंकि उस टाइम गांधी फैमिली सत्ता में नहीं थी। नरसिम्हा राव जी और केसरी जी का जमाना था। अगर ये होते तो कभी ये पंजाब में अमन शांति नहीं होने देते। तो पूरा सच में अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे भारत अमेरिका ट्रेड डील पर संसद में क्या बोले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है,
अम्मा, यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। शिव प्रसाद जी को बीमारी के कारण 15 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज संसद के दोनों सदनों में भारत यूएस के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील को लेकर विस्तार के साथ बयान दिया। उन्होंने कहा कि उर्वरक और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। आप भी सुनिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने संसद में क्या कहा। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता को पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु एवं मध्यम उद्यमों, एमएसएमईज, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी, उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सुगम बनाएगी और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी। यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए अब इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद बात करते हैं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान अपने सबसे बड़े और सबसे अधिक खनिज संसाधनों वाले प्रांत बलूचिस्तान पर कंट्रोल खोता जा रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कबूलनामा है खुद
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का। आप भी सुनिए ख्वाजा आसिफ ने क्या किया है कबूलनामा। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां में फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के प्रायोजक